उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं हल के लिए। उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, उदास ना हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं बस हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में, हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालातों में। कीचड़ है तो फायदे हैं कमल के लिए, कीचड़ है तो फायदे हैं कमल के लिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत एवं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विथ विपिन पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार आप सभी के लिए जो SSC GD 2025 में होने वाले एग्जाम है उसके हिंदी प्रैक्टिस के लिए लगातार मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ और आज उसी सिलसिले में यह 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, इसके पहले मैंने 39 सेट्स करवा चुके हैं जो काफ़ी सरल और आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट निकाल के देख लीजिए। इसके पीछे के पूरे 39 प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, आपको एग्जाम में बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। आपको इससे इतना भरपूर फायदा होगा कि आप मैक्सिमम नंबर गेन करने में सफल रहेंगे। बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं। इस सेट का सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से चयन कीजिए किसका जो मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप में क्या करता है, व्यक्त करता है। मुहावरे का अर्थ निकालना है, ठीक है। मुट्ठी गर्म होना, जी हाँ, सुख का अनुभव करना, जीना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब सुख का अनुभव करना नहीं होता, क्या होना, पिटाई करना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब पिटाई करना भी नहीं होता, क्या होता, ठंड से बचना, जीना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब ठंड से बचना भी नहीं है, क्या होगा, धन की प्राप्ति होना, जी, धन की प्राप्ति होनी, रुपया पैसा की प्राप्ति होनी। समझ गए। मुट्ठी गर्म होने का मतलब है धन की प्राप्ति होना। जैसे आप लिख सकते हैं कि सरिता को लॉटरी लगते ही उसकी मुट्ठी गर्म हो गई, उसकी मुट्ठी गर्म हो गई। जी हाँ, लॉटरी लगी, बहुत सारा धन मिला तो उसकी क्या हो गई, मुट्ठी गर्म हो गई। अब आइए अगले प्रश्न में, देखिए कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से आप क्या करिए, आप उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में, जी हाँ, कोष्टक में क्या दिया, नेम दे दिया, जी, नेम में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है, ठीक है। पूजा पाठ से संबंधित कार्य को नेम से करना चाहिए भैया। नेम क्या होता है, यहाँ पे नेम जो है भैया, नेम आपको दे दिया बाबू, क्या, तद्भव रूप दे दिया है। किसका, नेम का मतलब होता है नियम। जी हाँ, नियम क्या है, नियम है आपका तत्सम रूप, संस्कृत के हुबहू शब्द। नियम संस्कृत के शब्द हैं एकदम एग्जैक्टली हुबहू, इसलिए इसको तत्सम बोलते हैं, नियम। लेकिन नेम जो है ना उसको हिंदी में बदल करके नहीं बोलते गांव घर में कि अरे नेम से सब करना पूजा पाठ में, है ना, मतलब नियम से करने के बारे में बात की जा रही है। वह तद्भव शब्द है, वो गलत शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। उसके अलावा देखिए प्रतिदिन तो होगा नहीं, न मन होगा, न ही हमेशा होगा, ये तीनों क्या है, इससे संबंधित है ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है, ठीक है। वह बड़ा ही शांत लड़का है, खाली स्थान से उसका दूर दूर तक क्या है, कोई नाता नहीं है। शांत लड़का होने का मतलब क्या है और किस चीज़ से उसका नाता नहीं, यही पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। वह बड़ा ही शांत लड़का है, इसका मतलब क्या, वो खेलेगा नहीं, खेलना, जी, खेलना नहीं होगा। वह बड़ा ही शांत लड़का है, तो खेलना से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं। शांत लड़का इसमें खेलेगा नहीं, खेल सकता है भाई, थकेगा नहीं, थक भी सकता है। वह बड़ा ही शांत लड़का है, लड़ना से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लड़ना क्या है, लड़ना यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ना के लिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लड़ाई दी हुई है, जी, लड़ाई। इसलिए हमारा क्या, लड़ना और लड़ाई में आप फंसी मत। लड़ना यहाँ पे क्या क्रिया हो गया, ना लगा हुआ अंत में, है ना। लेकिन लड़ाई जो है ना, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, उसमें ही लग गया, ठीक है। लड़ाई, पिटाई, कुटाई, छटाई। हमारा जो होगा यहाँ पे, वह बड़ा ही शांत लड़का है क्योंकि लड़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, वो लड़ाई नहीं करता इसलिए वो शांत लड़का है, समझ गए। अगर वो लड़ाई करता तो शांत लड़का होता क्या, नहीं होता। चलिए अगले सवाल पे चलिए। निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं संबंधित क्या है, अशुद्धियाँ हैं, जी, गलती। गलती वाला पार्ट खोज रहा है इसमें। देखिए मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। हो गया, हो, देखो जी यहाँ पे हो लगा दिया है, हो गया है होना चाहिए, इसके अभाव को हमारे, इसके अभाव में होना चाहिए बाबू, यहाँ पे में हमारे अनेकों महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं, यह भी यहाँ पे सही से लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे गलत पार्ट वाला कौन सा हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अभिन्न, यह तो सही सही लिखा है ना। अनेकों महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं, यह भी सही लिखा है। और त्रुटि तो इसमें इसलिए तो होगा नहीं, इसका मतलब जो सही है वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्या होगा, हो गया, हो नहीं जी, हो गया है।
इसके अभाव को नहीं, इसके अभाव में हमारे। ठीक है, तो हमारा आंसर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए इस प्रश्न पे देखिए कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, है ना। उचित पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है बाबू, समानार्थी शब्द, है ना, समान अर्थ वाला शब्द। तो किस में जो ब्रैकेट में दिया है, देखो बाबू यहाँ पे सौम्य दे दिया। सौम्य व्यवहार ही मनुष्य को आगे लेकर के जाता है। सौम्य का मतलब होता है बाबू विनम्र। सौम्य का मतलब क्या होता है, नम्र भी बोल सकते हो, दोनों चीज बात बराबर है। नम्र, सौम्य, विनम्र एक ही चीज है। यहाँ पे देखो भाई, अर्चना का इससे कोई मतलब नहीं है, सुरभि का भी इससे कहीं कोई संबंध नहीं है, व्यक्त से भी संबंध नहीं है बाबू। डी ऑप्शन में दिया है हमारा नम्र, और यही नम्र क्या होगा, पर्यायवाची होगा। किसके लिए, सौम्य शब्द के लिए, चूंकि सौम्य का मतलब होता है नम्रता, विनम्रता, है ना। सौम्यता मतलब क्या, सरल स्वभाव, विनम्र, हम्बल। अब देखो अर्चना मतलब क्या होता है, पूजा अर्चना करते ना जी, पूजा अर्चना, है ना, पूजा अर्चना करना, पूजा अर्चना हो गया। सुरभि का मतलब होता है सुगंधित। सुरभि को आप खुशबूदार भी बोल सकते जी, सुरभि को आप सुंदर भी बोल सकते, और सुरभि को आप मनोहर भी बोल सकते। तो सुरभि मतलब अच्छे सेंस में है, सुगंधित, खुशबू, सुंदर, मनोहर, है कि नहीं। व्यक्त मतलब क्या, व्यक्त मतलब कहना, किसी चीज़ को व्यक्त करना मतलब कहना, है ना। और नम्र का तो मतलब समझ ही गए, नम्र का मतलब हो गया आपका सौम्य, विनम्र हो गया, या तो आप देख ही लिए है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। इस प्रश्न में देखिए बाबू कि बोल रहा है कि फिर से वही वाक्यांश को पहचान करना है हमको, कि निम्नलिखित वाक्य में यहाँ पे एक वाक्य दे दिया गया है जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। फिर से यहाँ पे गलती, यानी कि कॉमन एरर तो भर भर के पूछ रहे हैं, गलती वाला पार्ट खूब पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में सकारात्मक बदलावों को लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में किसी पर देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। किसी पर, किसी भी देश यहाँ पे में होना चाहिए, किसी भी देश में युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। किसके लिए भैया, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में, यह तो बिल्कुल सही से लिखा है। ठीक है, सकारात्मक बदलावों को लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में, यह भी सही से लिखा है। क्या दिक्कत है यहाँ पे, किसी पर के जगह पे किसी भी देश में युवा सबसे बड़ी क्या उम्मीद है, इसी पार्ट में गलती है, अशुद्धि है। तो देखिए कहाँ पे है भैया, किसी भी देश से लिख दिया, और युवा सबसे बड़ी उम्मीद है, किसी भी, किसी पर देश से, है ना, यही हमारा आंसर होगा। अशुद्धि वाला पार्ट यहाँ पे इस तरीके से हम शुद्ध कर सकते हैं, और ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या गलत हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए आप सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश क्या दे दिया, वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी की गई है, वह सूचना जिसको सरकार की तरफ से जारी की गई उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाबू अधिकृत तो नहीं बोलते, अधिसूचना, अध्यादेश और अधिनियम। क्या होगा, यहाँ पे देखो वह सूचना, और यहाँ पे अध्यादेश, और यहाँ पे सूचना, अधिसूचना, यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। अधिनियम भी नहीं होगा, अध्यादेश भी नहीं होगा। ठीक है, अधिसूचना क्या होता है, ये होता है कि वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी की गई हो, वही होता है अधिसूचना। ठीक है, अब अधिकृत मतलब क्या होता है, अधिकृत मतलब होता है अधिकारी। किसी भी चीज़ के लिए सरकार अगर किसी को अधिकृत करता है, मतलब उसको, वो अधिकारी है, उसको अधिकार दिया जाता है, अधिकार का होना। हाँ, सरकार हो या फिर कोई कंपनी में किसी पद के लिए अधिकार दिया जाता है, अधिकृत किया जाता है कि भाई आपको ये पावर है, आपको ये अधिकार है, आप इस काम को कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अधिकृत। ठीक है, अध्यादेश का मतलब क्या होता है, अध्यादेश का मतलब होता है कि प्रधान शासक की आज्ञा, प्रधान शासक की आज्ञा, किसी भी देश में जो प्रधान शासक है उसकी जो आज्ञा होती है ना, वही अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, अधिसूचना का मतलब तो आप समझ ही गए कि वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो। और अधिनियम क्या होता है पता है, अधिनियम होता है विधान के अंतर्गत, विधान के अनुसार बनाए गए नियम, बनाए गए नियम क्या कहलाएंगे, अधिनियम कहलाएंगे। मतलब हर देश में, हर राज्य में क्या है, एक व्यवस्था है, एक विधान है, उस विधान के अनुसार अगर बनता है नियम तो उसको अधिनियम बोलते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। वाह, फिर से लोकोक्ति मुहावरा, चलिए कर लेते, क्या दिक्कत है इसमें।
यहाँ पे मुहावरा नहीं, लोकोक्ति दिया है, करीब करीब समान ही चीज़ है। आइए, छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। वाह वाह, छप्पर पर फूस नहीं है और ड्योढ़ी पर नाच। कहने से ही समझ में आ रहा है कि छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। फूस तो है नहीं और नाच की बात हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। मतलब क्या है, देखो, खुली आंखों से सपने देखकर खुशी व्यक्त करना, जी ना ना ना, यह नहीं होगा अर्थ इसका। धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं, यह भी यहाँ पे इसका सही अर्थ बयान नहीं कर रहा। क्या होगा, अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना, जी नहीं, यह भी यहाँ पे सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भैया। क्यों, चूंकि देखो ना यहाँ पे दिखावटी ठाठ बाट परंतु वास्तविकता में कुछ नहीं, कुछ नहीं, वही तो बोल रहा है कि छप्पर पर फूस नहीं है और ड्योढ़ी पर नाच है। नाच गाना चल रहा भैया और छप्पर पर फूस ही नहीं है। मतलब क्या है कि दिखावटी ठाठ बाट है परंतु वास्तविकता में वो है नहीं। इसी को बोलते हैं छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। वास्तविकता में किसी भी चीज़ का ना होना और दिखावटी ठाठ बाट, भैया हम तो ये हैं वो हैं दिस है डैट है। जैसे आजकल देखते हैं ना, आजकल बहुत सारे लोग के छप्पर पर फूस नहीं होते और उनकी ड्योढ़ी पे नाच होती है। इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर में दिए गए शब्द के क्या है, विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो मेरे पड़ोसी बड़े ही दुर्जन है, दुर्जन को उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया है ना। तो दुर्जन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना। दुर्जन का मतलब क्या होता है, बदमाश आदमी, बदमाश व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति। दुर्जन का मतलब क्या होता है बाबू, दुष्ट व्यक्ति भी बोल सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दुष्ट व्यक्ति बोलो, दुराचारी व्यक्ति बोलो, बदमाश व्यक्ति बोलो, सब दुर्जन ही होता है, बदमाश व्यक्ति, है ना। अब बोल रहा है भैया इसका विलोम बताओ, विलोम, ठीक है, विलोम बताना है, उल्टा बताना है। तो क्या होगा, असफल होगा क्या, नहीं, खल होगा क्या, यह भी नहीं होगा, कुराज होगा क्या, जी नहीं, ये भी नहीं, क्या होगा, सज्जन होगा भैया। सज्जन का मतलब होता है, सज्जन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। सज्जन का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति। सज्जन का मतलब सभ्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। कुराज का मतलब क्या होता है, बुरा राज्य, बुरा राज्य ये बोल सकते हैं, बुरा राज्य। जो राज्य सही नहीं हो क्या है, कुराज होगा। खल जो है ना, खल क्या है, दुर्जन को ही खल बोला जाता है, खल बदमाश को ही बोलते हैं। क्यों, खल बदमाश को ही बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि दुर्जन का खल क्या है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है। असफल का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, फेल हो जाना। असफल का मतलब फेल हो जाना। तो जिस तरीके से यहाँ पे दुर्जन यानी कि बदमाश व्यक्ति की बात की गई है, खल तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द है। असफल का दुर्जन से कहीं कोई संबंध नहीं है, तो हमारा क्या होगा, कुराज भी सही सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसका अर्थ कुछ अलग ही होता है। तो सज्जन जो व्यक्ति होंगे ना, वही दुर्जन के सही सही विलोम होंगे। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे। यहाँ पे फिर से विलोम पूछा गया, दिए गए शब्द का फिर से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया है। किसका, विद्वान का। विद्वान का मतलब क्या होता है, विद्वान का मतलब होता है बाबू ज्ञानी, ज्ञानी। विद्वान का मतलब होता है किसी चीज़ में विशेषज्ञ। ठीक है, अब उसका परम होगा क्या, जी नहीं होगा। मर्मज्ञ होगा क्या, यह भी नहीं होगा। क्या महात्मा होगा, जी नहीं, ये नहीं। क्या होगा, उल्टा पूछ रहा है विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो क्या होगा, विद्वान का मूर्ख हो जाएगा जी, महामूर्ख हो जाएगा। बुद्धि का ना होना मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ भी बोल सकते इसको। मूर्ख मतलब क्या, बेवकूफ़ हो गया। ठीक है, परम का मतलब क्या होता है, परम का मतलब होता है मुख्य। मर्मज्ञ का क्या मतलब होता है, मर्मज्ञ का मतलब होता है गूढ़ रहस्य जानने वाला, जानने वाला। इसको क्या बोलते हैं, मर्मज्ञ बोलते हैं, कि जो किसी गूढ़ को, किसी रहस्य को जानता है उसको मर्मज्ञ कहा जाता है। और महात्मा का क्या मतलब होता है, महात्मा का मतलब होता है बाबू महान आत्मा। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा क्यों बोला गया, उनका नाम महात्मा नहीं था पहले से, लेकिन चूंकि वो महान आत्मा वाले इंसान थे, इसके लिए उनके लिए महात्मा लगाया गया, महात्मा गांधी। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का प्रयोग करिए। ठीक है, देशज विदेशज शब्द, देखो बाबू यहाँ पे विदेशज लगा हुआ है। वैसे शब्द देश के अंदर जो वैसे शब्द, कुछ शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं जो बाहरी से डायरेक्ट ले लिए गए। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी के शब्द हैं, फारसी के हैं, चीनी के हैं, स्पेनिश के हैं। वैसे शब्द अगर हूबहू यहाँ पे प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, विदेशज शब्द है जो देश के अंदर प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा कल आ जाएगा, तुम्हारा इंच कल आ जाएगा, जी ना, इंच कैसे आएगा भैया। तुम्हारा मिल कल आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या आएगा, अपील आएगा, तुम्हारा अपील कल आ जाएगा, जी नहीं। क्या होगा,
तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा, तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा। ऑर्डर मतलब देखते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अन्य एप्लीकेशन से हम लोग क्या करते हैं, जब ऑर्डर बुक करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, कोई चीज़ मंगाते हैं, तो वह क्या होता है, अपने यहाँ आ जाता है ना। वही बोल रहा है कि तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा। अब देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है तो इंग्लिश शब्द, लेकिन इसको हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये देशज विदेशज शब्द है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना घर में कि शर्ट लेकर के आओ, कमीज नहीं बोलते उसको, हिंदी में कमीज बोलते हैं, लेकिन बोलते शर्ट लेकर के आ जाओ। पेन लेकर के, पेन को कलम नहीं बोलते, कलम से लिखते हैं, बोलते पेन से लिखता हूँ, मतलब क्या, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी शब्द को देशज विदेशज शब्द कहा जाता है। अब आइए अगले प्रश्न में, देखिए इसमें क्या है कि भाई दिए गए भाग में, दिए गए वाक्य में क्या करें, वह भाग ज्ञात करें जिसमें क्या हो। कहो अब चाहे तुम कुछ काम नहीं करना मेरे को यह, चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मेरे को यह काम नहीं करना। बाबू देखो, पर मेरे को यहाँ पे गलत है जी। चाहे तुम अब कुछ भी कहो पर मेरे को यह काम नहीं करना, यहाँ पे ना ये गलत लग रहा है। इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर मुझे अब यह काम नहीं करना, है ना। तो ये हमारा सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमको तो गलती वाला पार्ट ढूंढना है और इसी में गलती दी गई, और सब जो है ना ये सभी क्या है, ये सब गलत होंगे, चूंकि यह सही लिखा हुआ है। इस सवाल में चलिए देखिए, इसमें क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए, रेखांकित क्या है, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है क्या है, उच्चारण है, उच्चारण लिखा हुआ है। इसके लिए सही विकल्प चुनें। देखिए, उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। उच्चारण कुछ नहीं होता जी, उच्चारण तो निरर्थक शब्द है। क्या होता है, उच्चारण होता है। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में। तो उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। यहाँ पे देखो बाबू क्या बोला है, सही शब्द वाले विकल्प का हमको चयन करना, गलती वाला नहीं। तो यहाँ पे उच्चारण गलत लिखा हुआ है तो यह गलत होगा, ठीक है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उच्चारण वहाँ शुरू में गलती लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उच्चारण लिख दिया, यह भी गलत है, यह भी गलत है, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे देखो उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। मतलब क्या होता है, उच्चारण को ऐसे नहीं लिखते, उच्चारण को ऐसे लिखते बाबू। उच्चारण बोलने में क्या बोलते हैं, उच्चारण। ये क्या लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ना वो उच्चारण लिखा है, वह सही उच्चारण नहीं है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही शब्द के नाते सबसे सही वाला ऑप्शन ए, चूंकि 3 यहाँ पे गलत दे दिए गए। इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का क्या करिए, चयन करिए। जी हाँ, उचित पर्यायवाची शब्द का। फिर से यहाँ पे पर्यायवाची पूछ लिया, किसका। यहाँ पे देखो बाबू, शुभ जो ब्रैकेट में दिया ना, इसी का बोल रहा है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे खाली स्थान में शुभ का ही पर्यायवाची शब्द भरना है। तो शुभ का मतलब क्या, शुभ काम करने में देरी कैसे। अच्छा, शुभ मतलब क्या, अब वाक्य से लग रहा है कि मंगल काम, अच्छा काम, है ना। सुकर्म मतलब सही काम, शुभ काम मतलब मंगल काम, बढ़िया काम, है ना। इसको आप बढ़िया काम भी बोल सकते हैं कि शुभ काम करने में देरी कैसी, बढ़िया काम, फटाफट करो भाई, यही बोल रहा है ना इसमें। तो आप देखो, महाराजा तो होगा नहीं, उजला भी नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं होगा, क्या होगा, मंगल हो जाएगा। यहाँ पे मंगल ही इसका क्या होगा, पर्यायवाची शब्द होगा। शुभ काम का मतलब होता है मंगल काम, मतलब बढ़िया काम, अच्छा काम, सुकर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं। महाराजा का मतलब क्या होता है, महाराजा का मतलब होता है राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, महाराजा। छोटे छोटे राजाओं के जो एक कोई बड़े राजा हो गए उनको महाराजा बोला जाता है, ठीक है, महाराजा, राजाओं के राजा, महाराजा। उजला का मतलब तो जानते हैं सफ़ेद होता है कि नहीं। और ज्ञान का मतलब होता है बुद्धि। और मंगल का तो आपने देख ही लिया, मंगल का मतलब शुभ होता है, जो हमारे यहाँ पे सवाल पूछा गया है। इस प्रश्न में बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। जी हाँ, रेखांकित वाले। रेखांकित क्या है, खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, करना जरूरी को उन्होंने रेखांकित कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इसी के बदले में हमको सही शब्द इस्तेमाल करने के लिए पूछा जा रहा है। सही शब्द, यहाँ पे गलती शब्द नहीं है, सही शब्द। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पे अशुद्धि पूछ लेगा, कहीं पे शुद्धि पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या बोला है, खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है, करनी जरूरी है। खेती का आधुनिकीकरण करनी जरूरी है, खेती का आधुनिकीकरण करने जरूरी है ना। और परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, और खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है। जी हाँ, देखिए, खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है।
देखो बाबू, करण का मतलब ही होता है करना। करण का मतलब क्या होता है? करण का अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ होता है करना। तो यहाँ पे करना और करना दो बार आ गया। आधुनिकी करना जरूरी है, तो आधुनिकी करना को ही तो इन्होंने करण लगा दिया इसमें। मतलब खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है। मतलब क्या? खेती का आधुनिकी खेती को आधुनिक करना जरूरी है। मतलब जिस तरीके से हम खेती में आज के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए बोला जा रहा है। यंत्र बोल लीजिए, खाद, बीज, सभी चीज़ों की मतलब आधुनिकीकरण का मतलब है कि आज जो उन्नत, जो उत्तम व्यवस्थाएं की गई है कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा, उसकी क्या करनी जरूरी है? उसमें उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उसमें संलग्न करना जरूरी है, उस चीज़ को पालन करना जरूरी है। वही बोला जा रहा है कि खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है। करण में ऑलरेडी यहाँ पे करना लगा हुआ है, और इसी करना जरूरी के लिए हमको यहाँ पे सही शब्द इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा था। तो हमारा आंसर क्या होगा सही शब्द वाला? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है, इसी में करना छुपा है। और देखो यहाँ पे परिवर्तन की आवश्यकता तो थी, गलत है। यहाँ पे भी करने लगा दिया, करना करना, ये सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अलग से हमको करना करनी नहीं लिखनी है। अब अगले प्रश्न 16 नंबर से 20 नंबर तक के लिए जो है ना, एक गद्यांश दी हुई है, और जिसके बीच में कुछ छोटे छोटे रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इन्होंने गद्यांश दे दिया और बोल रहे हैं कि अर्थ को समझ करके आप क्या करिए, इसमें जो विकल्प नीचे में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है ना, इसमें से आप विकल्प भर दीजिए, लेकिन उचित विकल्प भरिएगा। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहेगा उसको भरना है, ठीक है भैया? बहुत आसान होता है ये। थोड़ी से मेहनत से अगर आपने बारीकी से 1 मिनट समय लगा करके ना बाबू आप इसको पढ़ लोगे, समझो पूरा 5 का 5 सवाल सही करके आ जाओगे और पूरे 10 नंबर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? तो आओ, सबसे पहले हमको बारीकी से पढ़ना है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे ना लगातार पढ़ने का, तो आप कम समय में इसका अर्थ समझ जाओगे कि मोटा मोटी किसके बारे में बात की जा रही है। इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। देखो, जैसे ही हम खाली स्थान के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे खाली स्थान में ताजमहल ही आता है। सफ़ेद खाली स्थान से बना यह महल खाली स्थान प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल खाली स्थान शाहजहां ने करवाया था, और यह दुनिया के 7 अजूबों में से क्या है? एक है। तो आइए भैया, कितना बढ़िया वाला दिया है। ताजमहल, आगरा शहर के बारे में बात किया जा रहा है। मोटा मोटी इतना तो समझ आ गया। तो देखिए, पहले प्रश्न में क्या है कि जैसे ही हम खाली स्थान के आगरा शहर का नाम सुनते हैं भैया, जैसे ही हम अनोखा के आगरा शहर जीना, अनोखा तो यहाँ पे फिट ना बैठ रहा, क्या बैठेगा? जैसे ही हम दुनिया के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, दुनिया में आगरा नहीं है भैया, यह भी यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। क्या है? जैसे ही हम विश्राम के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, जीना, विश्राम मतलब होता है आराम करना, तो क्या होगा? जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं भैया, आगरा कहाँ है? भारत में ही तो है, भारत के यूपी स्टेट में, राज्य में, है ना? तो जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे खाली स्थान में ताजमहल ही आता है। आगरा शहर का नाम सुनते हैं हमारे, सबसे पहले हमारे किस में ताजमहल आता है भैया? परीक्षा में ताजमहल आता है नाम सुनने के बाद? जी ना। अंकुश में ताजमहल आता है? नहीं होगा। क्या होगा? गर्दन में ताजमहल आता है भैया? न गर्दन में ताजमहल आता, ना अंकुश में आता, ना परीक्षा में आता। क्या किस में आता है? जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में, जी हाँ, जहन का मतलब मन में, ताजमहल ही आता है। आगरा का नाम सुने हो? जैसे ही आगरा बोलेगे तो ताजमहल देखने का मन नहीं कर जाता क्या? वही बोला जा रहा है कि हमारे जहन में सबसे पहले जहन में ताजमहल ही आता है। अब देखो आगे क्या है इस सवाल में है 3 नंबर में कि सफ़ेद खाली स्थान से बना यह महल। सफ़ेद किससे बना? सफ़ेद प्रकाश से। भैया एक चीज़ बताओ कि ताजमहल जो है सफ़ेद प्रकाश से बना है? बोलो बाबू, ताजमहल सफ़ेद प्रकाश से नहीं बना। क्या सफ़ेद आकाश से बन गया? आकाश से बनेगा ताजमहल? यह भी गलत है। क्या कुमकुम से बना यह महल? सफ़ेद कुमकुम से बना है ताजमहल? जी ना। किससे बना है भैया? तो सफ़ेद संगमरमर से यह बना यह महल खाली स्थान प्रेम की निशानी है ना? यहाँ पे सफ़ेद न प्रकाश से, न आकाश से, न कुमकुम से बना है, बल्कि किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर एक प्रकार का क्या पत्थर होता है, बहुत ही कीमती पत्थर होता है, बहुत ही अजूबा अनोखा पत्थर होता है, उसकी सहायता से यह बना हुआ है। अब चलिए अगले प्रश्न में देखिए, यह से बना यह महल
किस चीज़ के प्रेम की निशानी है भैया? किसके प्रेम की निशानी है? कवल, कवल प्रेम की निशानी है जीना। कम प्रेम की निशानी है? नहीं नहीं। कोई संगमरमर का ताजमहल बना देगा, वो कम प्रेम की निशानी होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनेक प्रेम की निशानी, वहाँ पे क्या बहुत सारा प्रेम था? जी नहीं, वहाँ पे तो एक ही प्रेम था। शाहजहाँ ने अपने प्रेम के लिए ताजमहल बनवाया था। तो यहाँ पे क्या होगा? असीम प्रेम की का निशानी है। असीम का मतलब क्या है? सीम मतलब होता है सीमा, और अ उसमें लगा दिया ना, मतलब क्या हो गया? असीम मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं। इतनी प्यार जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम प्यार। तो इसी की निशानी है। जो सफ़ेद संगमरमर से बना यह महल है ना, वह असीम प्यार की निशानी है। हमारा आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा ऑप्शन, असीम प्यार की। उस प्यार में कोई सीमा ही नहीं थी, उसकी निशानी है। अब आइए अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। ताजमहल का निर्माण मुगल खालिस्तान शाहजहाँ ने करवाया था, और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो ताजमहल का निर्माण मुगल सजा शाहजहाँ जी ने, मुगल सजा शाहजहाँ नहीं थे, मुगल शासन शाहजहाँ। शासन तो एक व्यवस्था है, शासन है ना, प्रणाली है। तो मुगल शासन शाहजहाँ ने करवाया था। यह भी यहाँ पे उपयुक्त नहीं बैठेगा। क्या होगा? मुगल शासित ने करवाया था। मुगल शासित शाहजहाँ जी ने। मुगल शाहजहाँ जो थे ना, वो तो खुद ही एक शासक थे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ताजमहल का निर्माण मुगल शासक मतलब मुगल काल के एक शासक थे शाहजहाँ, वही करवाए थे इसका निर्माण। तो ताजमहल का निर्माण शासक शाहजहाँ ने करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में संगमरमर से यह महल बनवाया था, जो कि आगरा में है। वो कहाँ पे है? भारत में। भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा में संगमरमर से बना यह महल ताजमहल कहलाता है, जो शाहजहाँ ने मुमताज़ के प्रति असीम प्रेम के लिए बनवाया था। तो इस तरीके से हमारा यह गद्यांश पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कितना मजा आया! इस गद्यांश को, छोटे से गद्यांश को पढ़ करके आप पूरे 5 के 5 सवाल सही कर पा रहे हैं, और इसमें पूरा 10 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपके मेरिट बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। तो इस तरीके से हम सभी ने इस प्रैक्टिस सेशन को ख़त्म कर लिया है, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरलता से। यह इसका अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत हो, समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक कर लें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको उससे फ़ायदा मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।